बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दुर्गों के प्रकार। राजस्थान में जो दुर्गों के प्रकार पाए जाते हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। बच्चों मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दुर्गों के प्रकार एवं दुर्गों के ऊपर से संबंधित जानकारी में आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, दुर्गों से संबंधित सारी जानकारियां आपको पता चल जाएगी और आप कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बच्चों हम बातचीत करते हैं दुर्ग के विषय में, दुर्गों के विषय में। तो बच्चों आप समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। जीवों के अध्ययन को आप जीव विज्ञान के अंतर्गत एक अलग ही करते हो, व्यवहार के अध्ययन को आप अलग ही मनोविज्ञान में करते हो। वैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कला व संस्कृति की कौन सी शाखा के अंतर्गत दुर्गों का अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दुर्गों का अध्ययन हम स्थापत्य कला के अंतर्गत करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दुर्गों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? बच्चों स्थापत्य कला के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि स्थापत्य कला किसे कहेंगे, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है और जानकारी भी हो सकती है कि स्थापत्य कला में हम किस किस को रखेंगे। आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे चेजाराओं के द्वारा निर्मित हर एक बिल्डिंग या भवन जो ऐतिहासिक महत्व रखती है वह क्या कहलाती है? बच्चों स्थापत्य कला कहलाती है, चेजाराओं के द्वारा। अब यहाँ पर चेजारा नया शब्द आ गया, आपके दिमाग में आ रहा होगा चेजारा क्या होता है। तो राजस्थान में चिनाई का काम करने वाले अर्थात कारीगर को क्या कहा जाता है? चेजारा। परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान में चिनाई का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। फटाफट से राजस्थानी बालक ने क्या कर दिया? कारीगर। जबकि ध्यान रखेंगे हमारी राजस्थानी भाषा में हम चिनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? चेजारा कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चेजाराओं के द्वारा निर्मित हर एक बिल्डिंग, हर एक भवन क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत होगा? स्थापत्य कला के अंतर्गत होगा। अब जैसे दुर्ग भी इनके द्वारा बनाए गए, महल भी इनके द्वारा बनाए गए, छतरियां भी इनके द्वारा बनाई गई। लेकिन आपसे प्रश्न यूं पूछ ले कि स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, स्थापत्य कला में सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, तो वह कौन है? दुर्ग है। दो प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि निम्न में से स्थापत्य कला में सम्मिलित हैं। दुर्ग हैं, छतरियां हैं, मंदिर हैं, ये सब किसमें? इनमें है। लेकिन इनके सबसे ऊपर की बात अगर पूछ ली जाए तो सर्वोच्च कौन है? स्थापत्य कला में सर्वोच्च दुर्ग हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट बातचीत करते हैं कि राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक बच्चों महाराणा कुंभा को कहा जाता है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न तैयार हो जाता है कि राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अरे महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक किसने कहा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक कवि हुए हैं हमारे यहाँ पर श्यामल दास ददीवाड़िया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है श्यामल दास ददीवाड़िया के बारे में। और इस श्यामल दास ददीवाड़िया ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्यामल दास ददीवाड़िया हैं। और इन्होंने अपने ग्रंथ इस वीर विनोद में ऐसा बताया है कि मेवाड़ क्षेत्र के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से सत्य और असत्य में आप लोगों से गलती करवा देता है प्रश्न कि महाराणा कुंभा ने अकेले 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। नहीं, बात गलती है, परीक्षा में गलत नकार दिया गया था इसे, क्योंकि इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण ही नहीं, कुछ का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जो पुराने टूटे हुए फूटे हुए जो दुर्ग थे उनको भी सही करवाया था, उनको जीर्णोद्धार कहते हैं। तो श्यामल दास ददीवाड़िया अपने ग्रंथ वीर विनोद में ऐसा बताते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र के 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान का क्या कहा जाए? स्थापत्य कला का जनक कहा जाना उचित ही होगा।
तो महाराणा कुंभा को किसने कहा है? श्यामल दास ददिवाड़िया ने कहा है। और किस ग्रंथ में कहा है? वीर विनोद में कहा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जरा हम श्यामल दास जी की भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत ये आते हैं। और श्यामल दास जी ददिवाड़िया कौन थे बच्चों? ध्यान रखेंगे, ये उदयपुर के सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि हुए हैं। ध्यान रखेंगे आप, उदयपुर के सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि। आपसे पूछा जा सकता है कि श्यामल दास ददिवाड़िया किन के दरबारी थे? सज्जन सिंह जी के। और ये श्यामल दास ददिवाड़िया थे कहाँ के? ऐसा पूछा जाए तो श्यामल दास जी थे बच्चों भीलवाड़ा के। श्यामल दास जी का संबंध कहाँ से रहा है? भीलवाड़ा से रहा है। किन के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे। इन्होंने वीर विनोद में किस जिले का विवरण दिया है? ध्यान रखेंगे, उदयपुर का विवरण दिया है। और उदयपुर का ना पूछ करके रियासत पूछ ले तो आप क्या बता देंगे बच्चों? मेवाड़ रियासत का इन्होंने उल्लेख किया है। सज्जन सिंह जी ने क्या किया कि इस वीर विनोद पुस्तक को जब्त कर लिया। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक ने वीर विनोद पुस्तक को जब्त करके श्यामल दास जी को जेल में डाल दिया? तो आप ध्यान रखेंगे, श्यामल दास जी ने इस वीर विनोद पुस्तक में मेवाड़ रियासत का, इस उदयपुर जिले का यथार्थ विवरण दे दिया। इसका यथार्थ वर्णन कर दिया। और यथार्थ वर्णन करने के कारण सज्जन सिंह इनसे नाराज हो जाते और नाराज होकर के इस वीर विनोद पुस्तक को जब्त कर लेते और श्यामल दास जी को जेल में डाल देते हैं। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं श्यामल दास जी की ओर आपको बात बताता हूं। श्यामल दास जी को 2 उपाधियां भी दे रखी थी बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। श्यामल दास जी को 2 उपाधियां भी दे रखी थी, दोनों ही परीक्षाओं में काफी बार पूछी गई है। सबसे पहले तो कि राजस्थान में कवि राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान में कवि राजा के नाम से श्यामल दास जी को ही जाना जाता है। और श्यामल दास जी को कवि राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ये प्रदान की थी उन्हीं सज्जन सिंह जी ने। फिर आप ध्यान रखेंगे, इनको केसरिये हिंद भी कहा जाता है। किस कवि को केसरिये हिंद भी कहा जाता है? तो श्यामल दास जी को केसरिये हिंद भी कहा जाता है। और इनको ये उपाधि दी थी बच्चों अंग्रेजों ने। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो केसरिये हिंद के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? श्यामल दास जी। और इनको केसरिये हिंद किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और कवि राजा के नाम से भी कौन जाने जाते हैं? श्यामल दास जी। और किसने कहा था? सज्जन सिंह जी ने। तो देखो, इसी राजस्थान की स्थापत्य कला की हम बातचीत कर रहे हैं। और स्थापत्य कला में भी हम दुर्गों के विषय में महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। और दुर्गों के प्रकारों के बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। तो हमने जाना कि दुर्गों का अध्ययन हम स्थापत्य कला के अंतर्गत करते हैं। और राजस्थान की स्थापत्य कला के जो जनक बताए जाते हैं वह कौन है बच्चों? महाराणा कुंभा। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, यहां पर इन्होंने तो बता तो दिया, लेकिन आपको पता है कि जब जब भी व्यक्ति ने इस प्रकृति को जीतने की कोशिश किए, प्रकृति ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लिया और व्यक्ति को ही नष्ट कर दिया, बिल्कुल नरहीन कर दिया इस पूरी प्रकृति को ही। ऐसा हुआ है बच्चों। हम सब मानव प्रजाति के हैं। और हम सब मानव प्रजाति के क्यों हैं? मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पर, हम सब क्या है बच्चों? मानव है। तो ये मानव शब्द कैसे बना? मनु शब्द में अ प्रत्यय लगने से क्या बना? मानव। मतलब हम सब किससे उत्पन्न है बच्चों? मनु से उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाए? मानव कहलाए। तो किलों के विषय में आपको जो सबसे पहले प्रथम जानकारी प्राप्त होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किलों के विषय में प्रथम जानकारी प्राप्त जो होती है वह किस में होती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मनु स्मृति में। किस में होती है रे बच्चों? मनु स्मृति में। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। किलों के विषय में प्रथम जानकारी किस में प्राप्त होती है? मनु स्मृति में। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो कौटिल्य, आप लोगों को पता होना चाहिए कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा था, हम इनको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य का ही नाम मिलता है हमें कौटिल्य। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित, वो भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें सप्तांग सिद्धांतों के बारे में भी बता रखा है। और कौटिल्य ने इन्हीं में क्या किया है बच्चों? दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कौटिल्य के अनुसार बच्चों दुर्ग कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे
कि दुर्गों के विषय में प्रथम जानकारी किसमें मिलती है? मनुस्मृति में। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं रे बच्चों? 4 प्रकार के। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वन्य दुर्ग। घने वनों में स्थित दुर्ग क्या कहलाएंगे? वन्य दुर्ग। इसके बाद नदियों के मुहावने पर, जल के मुहावने पर, नदियों के मुहावने पर, तटीय प्रदेशों में, ध्यान रखेंगे तटों पर जो दुर्ग बने होते हैं उनको हम कहते हैं जल दुर्ग। और जल दुर्ग को बच्चों ध्यान रखेंगे ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। ऐसा परीक्षा में प्रश्न आ रखा है। जल दुर्ग को क्या भी कहते हैं? ओदक दुर्ग। तो इन दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं, वन दुर्ग, जल दुर्ग, और जो गिरियों पर बने होंगे बच्चों उनको हम कहते हैं गिरि दुर्ग। गिरियों पर बने हुए दुर्गों को हम क्या कहेंगे? गिरि दुर्ग। और चौथा प्रकार इन्होंने बताया है बच्चों धानवन दुर्ग। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। दानवन दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो, जो रेगिस्तान में स्थित हो, उनको क्या कहते हैं? दानवन दुर्ग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पुनः दुर्गों के विषय में पहली जानकारी किसमें प्राप्त हुई? मनुस्मृति में। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौटिल्य ने कौन कौन से प्रकार बताए, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं। घने वनों में स्थित दुर्ग वन दुर्ग, नदियों के मुहावने पर तटीय प्रदेशों में स्थित दुर्ग जल दुर्ग, और जल दुर्ग को क्या भी कहा जाता है रे बच्चों? ओदक दुर्ग। और गिरि दुर्ग पहाड़ियों पर, गिरियों पर स्थित दुर्ग क्या हो गए रे बच्चों? गिरि दुर्ग। और दानवन रेगिस्तान में स्थित दुर्गों को इन्होंने क्या कहा? दानवन दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो कौटिल्य ने बताया है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे चाणक्य ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं दुर्गों के विषय में और आगे कि दुर्गों के विषय में सबसे बढ़िया जानकारी हमें कहाँ पर प्राप्त होती है। तो दुर्गों के विषय में हमें बढ़िया जानकारी जो प्राप्त होती है बच्चों वो होती है शुक्र नीति में। आचार्य शुक्र ने भी अपनी एक नीति लिखी और उसी शुक्र नीति में हमें क्या होता है? दुर्गों के विषय में बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो आप लोग ध्यान रखेंगे शुक्र नीति क्या कहती है, ये मैंने यहां पर लिख दिया शुक्र नीति। और शुक्र नीति लिखी किसने है? आचार्य शुक्र ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम आचार्य शुक्र की नीति के विषय में बातचीत कर लेते हैं। आचार्य शुक्र ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए। दुर्गों के प्रकार से पहले इन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला एक राज्य पर। शुक्र नीति में इन्होंने राज्य जो बताया, इन्होंने बहुत बढ़िया समझाया कि जो राज्य होता है, राज्य एक शरीर होता है। मतलब राज्य को किसकी संज्ञा दे दी गई? शरीर की संज्ञा दे दी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्र नीति में राज्य को किसकी संज्ञा दी है? तो शुक्र नीति में राज्य को बच्चों शरीर की संज्ञा दी है। और फिर ध्यान रखेंगे राज्य में महत्वपूर्ण क्या होते हैं? दुर्ग होते हैं। उसी प्रकार शरीर में महत्वपूर्ण क्या होते हैं रे बच्चों? हाथ होते हैं। तो दुर्गों को किसकी संज्ञा दी? हाथ की संज्ञा दी। जबकि राज्य को किसकी संज्ञा दी? शरीर की संज्ञा दी। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र ने राज्य को किसकी संज्ञा दी है? शरीर की। जिस प्रकार है मेरा एक पूरा शरीर है, मेरा राज्य है, और इसमें महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या है? हाथ है। तो दुर्गों को किसकी संज्ञा दी है? हाथ की संज्ञा दी है। और राज्य को किसकी संज्ञा दी है? शरीर की संज्ञा दी है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से बनता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग बच्चों 9 प्रकार के होते हैं। और अब हम करते हैं 9 प्रकार के दुर्गों का अध्ययन। मैं आपको फिर बता दूं, आपको हमारे साथ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में ही 9 प्रकार के दुर्गों को याद करवा दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा। लेकिन पहले हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं। तो इनके अनुसार हम चलते हैं और पढ़ते हैं दुर्गों के 9 प्रकार कि शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ द फोर्ट की हम बातचीत कर लेते हैं बच्चों। तो 9 प्रकार के दुर्गों में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे येरण दुर्ग। क्या ध्यान रखेंगे रे बच्चों? येरण दुर्ग। देखो येरण दुर्ग के विषय में मैं आपको बता दूं, उससे पहले एक बार आप पूरे दुर्गों को देख लेंगे। दूसरा जो दुर्ग होता है बच्चों वो होता है वन दुर्ग। कौन सा होगा? वन दुर्ग।
तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा जल दुर्गे। और आपको पता है जल को क्या भी कहते हैं रे, ओदक दुर्ग भी कहते हैं, ओदक दुर्गे। नंबर 4 पर आप ध्यान रखेंगे गिरी दुर्गे, गिरी दुर्गे। नंबर 5 पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे सैन्य दुर्गे। ये दुर्गों के प्रकार हैं सैन्य दुर्गे। नंबर 6 पर आप ध्यान रखेंगे सहाय दुर्गे। क्या ध्यान रखेंगे, सहाय दुर्गे। नंबर 7 पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे पारीक दुर्गे, पारीख। 2 शब्द आएंगे फारीक और पारीद। और 7 के बाद नंबर 8 पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों दानवन दुर्गे। कौन सा दुर्ग रे, दानवन दुर्गे। और नंबर 8 के बाद नंबर 9 पर आप ध्यान रखेंगे पारीद दुर्गे। देखो 2 शब्द आपके पास आए हैं, एक तो है पारीक और एक है पारीद। तो मैं अभी फटाफट आपके क्लियर करता हूं कि पारीक क्या है और पारीद क्या है। कैसे बच्चों आप ध्यान रख लेंगे, खाई जिसके चारों ओर खाई होगी वो तो क्या होगा, पारीक। और पारीद से आप ध्यान रख लेंगे परिधि वाला सिस्टम, कि जो खाई वाला नहीं होगा वो चारों ओर ईंट एवं पत्थरों से निर्मित परिधि वाला होगा। अरे इनकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपके साथ मैं हूं ना, कितनी बार बोल गया, टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल पढ़ना है। एरण दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन्य दुर्ग, साय दुर्ग, पारीक दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारीद दुर्ग। सर आपने तो बहुत सारे लिख दिए, हम याद कैसे करेंगे। अरे याद तुम्हारे घर में से करो, जो गांव में रहते घर में रहते हैं, सुबह सवेरी महिलाएं क्या करती हैं आपको पता है कि नहीं है। ऐसे सिर पे सब्जी लेकर के सब्जी बेचने आएगी और कहेगी सब्जी ले लो सब्जी। तो आप सब्जी कैसे लेंगे, उससे पूछेंगे सब्जी कैसे दी, तो वह कहेगी सब्जी मैंने गेहूं की 1 बार दी, मक्का की 2 बार दी। कहेगी कि नहीं कहेगी, कहेगी। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एवज भी कह देते हैं। तुम्हारी बड़ी जल्दी लग रही है तो मैं पहले सिखा देता हूं, फिर मैं दुर्गों की व्याख्या करूंगा कौन से दुर्ग क्या कहते हैं। पर तुम्हें भाई बड़े जल्दी लग रही है तो सीख लो। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एवज कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप इस पेन की एवज में मुझे आपका पेन दे दो, मतलब वस्तु विनिमयम, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। और बच्चों ये प्रश्न आरएस जैसे प्रशासनिक, हमारे राजस्थान के सर्वोच्च प्रशासनिक सर्विस में प्रश्न पूछ लिया गया कि राजस्थान में वस्तु विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी सारे बच्चों को उत्तर नहीं आया, उसको हम कीणा कहते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना, वस्तु विनिमय करना में क्या कहलाते हैं, कीणा कहलाते हैं। और कीणा का समानार्थक शब्द है एवज, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु लेना। अब आप इनको कैसे ध्यान रखेंगे, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ से ए उठाया, वहां से व उठाया, और यहाँ से ज उठाया, और हमारा शब्द क्या बन गया, एवज। फिर यहाँ से हमने क्या उठा ली, गिरी सेना, मतलब एवज गिरी सेना। और सेना तो कहीं पर भी गिर सकती है, आपके ऊपर भी गिर सकती है। जैसे हमारे बूंदी जिले में कोरोना तो नहीं आया, लेकिन टिड्डी की सेना आ गई नेगड के पास उधर, तो कुछ भी हो सकता है, सेना कहीं पर भी गिर सकती है। तो एवज गिरी सेना की सहायता, आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, बस वीडियो देखते रहो, सब याद हो जाएंगे। एवजगिरी सेना की सहायता अब कौन करेगा, तुम करोगे क्या, तुम नहीं करोगे, ये करेंगे। इधर देखो अपने बड़े बड़े नाम याद, ध्यान है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, इतना बड़ा नाम याद नहीं करना है। पारीक, दानवन, पारीद, इतना सा ध्यान रखो। एवजगिरी सेना की सहायता कौन करेगा रे बच्चों, वापस में लिखता हूं, पारीक, दानवन, पारीद करेगा। बस इतना। अब जो आप पढ़ रहे हैं दें लेकिन आपको भूल जाते हैं, तो पारीक, दानवन, पारीद करेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि एवजगिरी सेना की सहायता पारीक, दानवन, पारीद करेगा, जिसमें 9 प्रकार के दुर्ग आपको देखो ऐसे याद हो गए। ये का मतलब बच्चों क्या हो गया रे, एरण दुर्ग, बोल लो, वही बोलते रहो नहीं तो भूल जाओगे। ए का मतलब क्या हो गया रे बच्चों, बोलो, एरण दुर्गे। व का मतलब क्या हुआ रे बच्चों, वन दुर्गे। ज का मतलब क्या चल रहे हैं देखो, जल दुर्गे। गिरी का मतलब क्या हो गया रे, गिरी दुर्गे। सेना का मतलब क्या हुआ बच्चों, सैन्य दुर्गे। देखो सहायता से क्या हो गया रे बच्चों, साय दुर्गे।
पारीक से क्या हो गया बच्चों, पारीक दुर्ग। और धानवन से क्या हो गया, धानवन दुर्ग। पारिद से क्या हो गया, पारिद दुर्ग। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं करता हूं इनकी व्याख्या। तो देखो बच्चों, ये रणदुर्ग होता क्या है, आपने काफी सारे दुर्ग ऐसे देखे होंगे। जैसे मैं एक बार रणथंभौर गया तो बड़ी मेरी इच्छा हो रही कि किला कब देखे, किला कब देखे। और रणथंभौर में गया लेकिन किला मुझे दिखा ही नहीं, बिल्कुल चला गया। बड़ी उत्सुकता बढ़ रही है, किला अभी भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा। चलते चलते थक गए, किला कब दिखेगा। तो ये सा किला जो कंटीली झाड़ियों से युक्त हो, ध्यान रखेंगे आप, कंटीली झाड़ियां हो और साथ में मार्ग कैसा हो बच्चों, दुर्गम। तो दुर्गम रास्ते एवं कंटीली झाड़ियों से युक्त किला क्या कहलाएगा। मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंट लगे। दुर्गम रास्ता होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, रास्ते में कंटीली झाड़ियां। ऐसा किला जो दुर्गम रास्ता और कंटीली झाड़ियों से युक्त हो, कौन सी श्रेणी में होगा, ये रणदुर्ग में। और ये रणदुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण वही रणथंभौर का किला है। तो दुर्गम रास्ते और कंटीली झाड़ियों से युक्त दुर्ग क्या हो जाएगा, ये रणदुर्ग। अरे बच्चों, आप तो जानते ही ये वन से स्पष्ट हो रहा है, घने वनों में स्थित दुर्ग कौन से हो जाएंगे, वन दुर्ग। जल दुर्ग भी नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो, जिनका नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है उनका याद रखना है, फालतू माइंड में स्पेस नहीं भरना है। जो नाम से आ रहे हैं वो तो पढ़ करके भूलो। ये रणदुर्ग ध्यान रखो, दुर्गम रास्ता, कंटीली झाड़ियां, बाकी वन का वनों में, जल का जलों में होगा, नदियों के मुहावने पर, तटीय प्रदेशों में, नदियों के मुहावने पर स्थित दुर्ग क्या कहलाएगा। रे बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, जल दुर्ग। गिरी का मतलब पहाड़ियों पर, गिरियों पर स्थित दुर्ग क्या कहलाएगा। तो ये पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग क्या कहलाएगा रे बच्चों, गिरी दुर्ग कहलाएगा। सैन्य दुर्ग, चारों ओर सुसंगठित सेना से, चारों ओर सुसंगठित सेना से घिरा किला, चारों ओर सुसंगठित सेना से घिरा किला क्या कहलाएगा, सैन्य दुर्ग। शाही दुर्ग, ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न आते हैं शाही दुर्ग के। ऐसा दुर्ग जिसमें सदैव सहयोग करने वाले बंधुजन भाईबंद रहते हो, सदैव सहयोग हेतु तत्पर रहने वाले, सदैव सहयोग हेतु क्या रहने वाले रे बच्चों, तत्पर रहने वाले बंधुजन निवास करते हो, ऐसे किले को हम क्या कहते हैं, शाही दुर्ग। और प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कौन से दुर्गों का अभाव पाया जाता है। तो काफी सारे ऐसे कहेंगे कि राजस्थान में सभी प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। बच्चों, राजस्थान में शाही दुर्ग नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सदैव सहयोग करने वाले बंधुजन नहीं रहते हैं। राजस्थान के प्रत्येक दुर्गों में अलग से रावड़ा होता है और उस रावड़े में राजा के जो मिलने वाले उनके भाई बंधु होते हैं वह निवास करते हैं। राजा का सगा परिवार महल में निवास करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बंधुजन कहां पर निवास करेंगे, रावड़ा में। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक किले के पास रावड़ा होता है। और इनमें क्या होता है कि यहाँ पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र मोकल के द्वारा कर दी गई। एक बाप की हत्या एक बेटा कर दे, एक भाई की हत्या भाई कर दे। और शासन को प्राप्त करने के लिए जब इस प्रकार बंधुजनी आपस में लड़े, महाराणा प्रताप का दूसरा भाई अकबर की सेना में चले जाए, ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर शाही दुर्ग होंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में किस तरह के दुर्गों का अभाव पाया जाता है। थोड़ा लेवल का प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, शाही दुर्गों का अभाव पाया जाता है। पारीक को मैं आपको समझा गया, जोर नहीं डालना है। ख से ध्यान रखेंगे, खाई, ऐसा किला जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए गहरी खाई खुदी हो। आपसे पूछा जाए कि गहरी खाई से युक्त किला, जैसे हम लोहागढ़ की बात करेंगे तो गहरी खाई से युक्त किला जिसके चारों ओर सुरक्षा के लिए क्या हो बच्चों, गहरी खाई खुदी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पारीक दुर्ग। इसके बाद दानवन दुर्ग। देखो बच्चों, दानवन हम कहते हैं मरुस्थल को, रेगिस्तान को। मरुस्थल में जो भी किला होगा वह सारा क्या कहलाएगा, दानवन कहलाएगा। तो हमारे जितने भी रेगिस्तान के 9 कोटि दुर्ग ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से 9 कोटि दुर्ग कहां पर स्थित है, जयपुर में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, बांगड़ में। तो आपके प्रॉब्लम आ गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मारवाड़ के रेगिस्तान के 9 दुर्गों को 9 कोटि दुर्ग कहा जाता है और सारे के सारे मरुस्थल में होने के कारण दानवन में आते हैं।
पारिद शब्द बनाए परिधि से, मतलब वृत्त के चारों ओर का भाग क्या कहलाता है रे? परिधि। तो आप ध्यान रखेंगे कि परिधि के जैसे ईंट एवं पत्थरों से निर्मित ऐसा किला जिसके ईंट एवं पत्थरों से निर्मित सुरक्षा दीवार हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ईंट एवं पत्थरों से निर्मित सुरक्षा दीवार वाला किला क्या कहलाएगा? ईंट एवं पत्थरों से निर्मित सुरक्षा दीवार वाला किला क्या कहलाता है रे बच्चों? पारिद दुर्ग कहलाता है। तो एक बार पुनः आप देख लेंगे, एरण दुर्ग दुर्गम रास्ता कंटीली झाड़ियां से युक्त होगा तो एरण, घने वनों में होगा तो वन दुर्ग, नदियों के मुहावने पर होगा तो जल दुर्ग, पहाड़ियों पर होगा तो गिरी दुर्ग, और चारों ओर सेना से घिरा होगा तो सैन्य दुर्ग, और ऐसा किला जिसमें सदैव सहयोग करने वाले बंधुजन निवास करते होंगे तो शाय दुर्ग, और गहरी खाई से पारीक, ख से ध्यान रखेंगे खाई, और पारीक का मतलब गहरी खाई से युक्त किला दानवन में आप ध्यान रखेंगे मरुस्थल में स्थित, और पारिद को परिधि से ध्यान रखेंगे ऐसा किला जिसके चारों ओर ईंट एवं पत्थरों से निर्मित सुरक्षा दीवार हो। जिस प्रकार 36 किलोमीटर लंबी कुंभलगढ़ की दीवार, हम बहुत स्पेशल बात करेंगे उस भारत की महान दीवार की भी। तो बच्चों ये थे शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। अब मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूं, जो प्रश्न आपको गलती करवा देगा और निम्न में से दुर्गों के प्रकार नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके बाद भी अगर हम बातचीत करते हैं तो ऐसे किले आपको मिलेंगे जैसे अकबर का किला है वो बिल्कुल जमीन पर, भूमि पर ही बना हुआ है। तो जो जमीन पर बना होता है, किसी पहाड़ी पर नहीं बना होता है, उसको हम कहते हैं स्थल दुर्गे। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्थल दुर्गे या भूमि दुर्गे, दोनों एक ही बात है। स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग फिर किसकी देन है? अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ लिया था बच्चों कौटिल्य को, और कौटिल्य ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। 4 प्रकार में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा बताया था बच्चों? गिरि दुर्ग। इसके बाद हमने पढ़ लिया कौन? शुक्र नीति, आचार्य शुक्र की बात, और शुक्र नीति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए बच्चों? 9 प्रकार के। और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए बच्चों सैन्य दुर्ग को। लेकिन इनके अलावा भी हमें जैसे अजमेर का किला मिला, अकबर वाला किला, तो वो स्थल दुर्ग या भूमि दुर्ग है। और राजस्थान में स्थापत्य कला के अंदर स्थल या भूमि दुर्ग कहां से आए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मुगल कला की देन है। राजस्थान में कौन सी दुर्ग मुगल कला की देन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मुस्लिम कला की देन, मुगल कला की देन जो है वह स्थल दुर्ग और भूमि दुर्ग है। ये मुस्लिमों से हमारे यहाँ पर हमने ऐसा बनाना सीखा है। अगला एक प्रश्न है बच्चों दुर्गों से संबंधित, क्योंकि आज हम दुर्गों का सामान्य प्रकार देख रहे हैं और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि एवं वन दुर्ग हैं। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि एवं वन दुर्ग हैं। इसका मुख्य कारण है, आप क्या बताएंगे? राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि एवं वन दुर्ग हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखेंगे गिरि और वन दुर्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाते हैं रे बच्चों? उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए राजस्थान के अधिकांश दुर्ग क्या है? गिरि एवं वन दुर्ग हैं। अब बच्चों में थोड़ा दुर्गों के विषय में और आपको फोटो बना करके बता देता हूं, क्योंकि आदमी का दिमाग इमेज रूप में ज्यादा काम करता है, एक बार फोटो देखने के बाद नहीं भूलते। जैसे आपने अब यूट्यूब पर मुझे देख लिया तो आप मिलते ही समझ जाएंगे कि यही है वो सर जो मैं पढ़ा रहे थे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, इस प्रकार ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक बहुत ही सुंदर बच्चों ये क्या बन रखा है रे? ये किला बन रखा है। और ये बहुत सुंदर जो किला है, इस किले की अगर हम बातचीत करते हैं, यहाँ से इसका मुख्य द्वार है और ये इधर से पेड़ पौधे हैं, रास्ते भी थोड़ी बहुत ऐसे ही है ताकि शत्रु आसानी से नहीं पहुँच सके। और इधर से इनके क्या जा रहे हैं? रास्ते जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अगर इस पर चढ़ेंगे तो कुछ नहीं तो इधर से पत्थर भी फेंक सकते हैं, ये इधर से कुछ भी कर सकते हैं। अरे कुछ भी नहीं बेटे तो यहाँ से जंगलों में भाग तो सकते हैं। तो इसलिए अधिकांश जो दुर्ग है वो क्या है? गिरि और वन दुर्ग क्यों है? क्योंकि शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं।
लेकिन बच्चों आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जा सकते। यहाँ जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक और दुर्ग को बहुत सारे राजस्थान में उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि दुर्ग से पहले आपको एक और छोटा दुर्ग मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि किले में दुर्ग से पहले जो छोटा दुर्ग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो किले में जाने से पहले एक छोटा दुर्ग होता है, उसको हम जीव रखा कहते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दुर्ग की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है जीव रखा। इसको हम कभी कभार कुंजी भी कहते हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो है, जाइन का दुर्ग जो वर्तमान छाण में स्थित है, तो इसे में एक तरह से दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, जीव रखा को। और जीव रखा क्या होता है बच्चों कि दुर्ग से पहले वाला, दुर्ग से पहले बना छोटा दुर्ग क्या कहलाता है, जीव रखा। और राजस्थान के दो जीव रखा बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके परीक्षा में प्रश्न आ रखा है। पहला तो है कि किस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे केरीगढ़। और ये केरीगढ़ पड़ता कहां पर है, ये केरीगढ़ पड़ता है बच्चों किशनगढ़ के अंदर। कहां पर पड़ता है रे, किशनगढ़। और किशनगढ़ में एक तालाब है जिसका नाम है गुंदेलाव का तालाब। परीक्षा में प्रश्न आ रखा है कि गुंदेलाव तालाब कहां पर है, तो गुंदेलाव तालाब किशनगढ़ में है। और इसी गुंदेलाव तालाब के किनारे पर एक केहरीगढ़ नामक एक किला बना हुआ है। और इस केहरीगढ़ के किले के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, जीव रखा कहा जाता है। और बच्चों बूंदी के तारागढ़ की बात करें तो बूंदी के तारागढ़ में जीव रखा महल बना हुआ है। जीव रखा महल कहां पर है, तारागढ़ फोर्ट बूंदी के अंदर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि किस किले के आंतरिक भाग को जो जीव रखा कहते हैं वह केरीगढ़ है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम आज की लास्ट बात कर लेते हैं जो आप लोगों से गलती करवा सकता है। 3 क्रम होते हैं इनके, एक तो होता है बच्चों किले, दूसरा होता है बच्चों दुर्ग, और एक होता है गढ़। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो शब्द हमको एक ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार देगा कि निम्न को सुरक्षा के क्रम में जमाइए। सुरक्षा की दृष्टि से इनको क्रम से जमाइए, तो जिसमें सबसे ज्यादा सुरक्षा होगी नंबर 1 टॉप जो होगा वह क्या कहलाएगा, किला कहलाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, दूसरे नंबर पर दुर्ग है, तीसरे नंबर पर क्या है, गढ़ है। ऐसा भी आप इनको सुरक्षा की दृष्टि से जमाए तो 1 2 3 किले, दुर्ग और गढ़ ध्यान रख सकते हैं। बच्चों तो ये थी आज की हमारी किलों के सामान्य परिचय से संबंधित बातें। कल मैं आपको स्पेशल किलों के विषय में अलग से सेपरेट क्लासें आप लोगों को दूंगा। अगर आपको ये किलों की जानकारी पसंद आई है और ऐसी नई जानकारी अगर आप और चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।